नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में सत्ता का बंटवारा हो चुका है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद का फैसला हो गया, लेकिन इसके साथ ही वसुंधरा राजे का दौर शायद अब खत्म हो गया है या क्या हुआ है, अभी कहा नहीं जा सकता। वसुंधरा राजे नाराज दिखी, हताश दिखी। वो जब विधायक दल की बैठक हुई उसके अंदर साफ समझ में आता है। वैसे भी लगातार 20 साल तक उन्होंने एक छत्र राज किया। अब वसुंधरा राजे का भविष्य क्या होगा, और जो दूसरे छत्र और एक केंद्र की राजनीति में है, पार्टी के अंदर संगठन में अच्छी पोजीशन पे हैं, जिनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझा जा रहा था, आगे उनका भी क्या होगा। क्या सिर्फ वसुंधरा राजे से ही नाराजगी थी, सिर्फ उन्हें ही साइडलाइन करना था, या ये बदलाव का दौर और भी स्तरों पे चलेगा, दूसरे नेता भी इससे प्रभावित होंगे, और फिर वसुंधरा राजे के समर्थक जो बड़ी संख्या में जीते हुए हैं, ज्यादातर सब वरिष्ठ हैं, पुराने हैं, उनका क्या होगा। इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा के बाद अगला नंबर किसका। ये चर्चा भाजपा में भी है और मीडिया में भी अटकलें लगाई जा रही है कि परिवर्तन का दौर कहां तक आके रुकेगा। 7 सांसदों को टिकट दिए गए थे, 3 उनमें से हार गए, 4 जीते, जिसमें दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन 3 सांसद वो भी अभी बैटिंग में है। तो लगता है कि शायद ये परिवर्तन का दौर आगे भी चलेगा, लोकसभा चुनाव तक इसका असर देखने को मिलेगा। क्या हो सकता है आगे और किन छत्रपों के नंबर लग सकते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी मौजूद हैं। नमस्कार सैनी जी, स्वागत है आपका। बड़ी हलचल सी मची हुई है राजस्थान के अंदर। वसुंधरा राजे, पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि उन्हें हटाया क्यों गया, उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया, और फिर उसके बाद आगे वो करेंगी क्या। देखिए नवीन जी, एक बात आपको बता दें कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये बदला हुआ स्वरूप है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लीडर पहले जो निर्वाचित विधायक या सांसद होते थे वो अपना लीडर चुनते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में शासन आया है तब से ये ये ये, ये नियम बदल रहा है। और अब सब कुछ तय हो जाता है, उसके बाद में सूचित किया जाता है, और सूचित करने के बाद में लोगों से उस पर मोहर लगवाई जाती है कि हाँ, हमारे नेता ये हैं या हमारे नेता ये नहीं है। इसी 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 दृष्टि से मेरा ख्याल है कि वसुंधरा जी राजस्थान में सोच रही थी कि चूंकि जितने भी लोग इलेक्ट होकर के आए हैं उसके अंदर ज्यादातर लोग उनको पसंद करने वाले रहे हैं, और उनको उनको पता था कि आला कमान इन सब बातों को देख रहा है, तो चुनाव का कोई निर्वाचन का सिलसिला बनेगा नहीं कि साहब नेता पद के लिए मुकाबला हो। वो स्वतः ही घोषित कर देंगे, जैसा कि परंपरा रही है कि ताकि कोई खटास ना रहे, लेकिन सबको पता होना चाहिए कि किनके साथ में क्या है। इस बार ऐसा नहीं हुआ। उनको जिस तरीके से उन्हीं के द्वारा प्रस्ताव रखवाया गया कि लीडर कौन होगा, वो देख करके, पर्ची देख करके जिस तरह के चेहरे पे भाव आए थे और जिसको पूरे मीडिया ने नोट किया है, वो सचमुच में परेशान करने वाले थे कि क्या किया जाए। अगर वो स्पष्ट रूप से मना करती तो एक दृश्य बनता जो बहुत अ, अम, घातक हो सकता था पार्टी के लिए, राजस्थान की पार्टी और यहाँ की सरकार के लिए। तो वो तो हुआ नहीं, वो तो सहज रूप से निपट गया। लेकिन उसके बाद में फिर वही चल रहा है कि जिन लोगों को मंत्री बनाना है वो कैसे बनाए, जिस तरीके के लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया है, और जो मंत्री जो जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं वो भी बिल्कुल अनजाने से रहे हैं इन सब चीजों से, और वो खुद स्वीकार करते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि हमें ये सब कुछ मिलेगा, और वो बड़े आभार व्यक्त कर रहे हैं केंद्र सरकार का। तो ये लक्ष्य जाता है कि जो एक एक शासन, एक सूत्रीय शासन, एक मुखी शासन जो बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही है, जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, उस तरीके से ही सारा सब कुछ आला कमान के माध्यम से तय होकर के। और ये रैपर तो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, लेकिन दरअसल ये एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिलसिला बन रहा है कि विभिन्न प्रांतों में जो भी क्षेत्र बनेंगे, जो भी होंगे, वो केंद्र की मर्जी के साथ में उन्हीं के मुताबिक होंगे। उसके अलावा उनका दिखावा भी नहीं हो सकता कि आपकी कोई ना इत्तेफाकी है ये। लेकिन कभी ये जिस तरीके से मध्य प्रदेश में और राजस्थान में देख रहा हूँ, कहीं भड़क गया तो बहुत ये सिराजा टूट जाएगा, और इसको नियंत्रित करने का काम, हालांकि बहुत से मीडिया इस पर बड़ी वाहवाही कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं जैसे
बड़ा कमाल हो गया ये तो। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है। उन्होंने कुछ और ही पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के बारे में अपनी धारणा बना रखी, जो शायद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सूट करती है। उसको ही लेकर के अपने एडिटोरियल लिख रहे हैं, अपनी मुख्य खबरें बना रहे हैं। लेकिन ये अंदर ही अंदर बड़ा रोष पैदा हो रहा है, क्योंकि जो आदत आपकी पड़ गई है वो आदत आपकी छूटेगी नहीं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की वो अपने आप में बड़ा तंग करेगी। शिवराज जी का जो कल उधर मध्य प्रदेश में जो बयान था, वो बयान देखने काबिल है। और ऐसा ही बयान अगर वसुंधरा जी का आ गया तो ये सारे बयान एक साथ होकर के एक ताकत बन जाएंगे। और इसको शायद कंट्रोल करने का सिलसिला बन रहा है, क्योंकि नड्डा साहब ने भी फरमाया दिल्ली में कि वसुंधरा जी और शिवराज जी बहुत सीनियर लीडर है, उनको उनके उसके तरीके से नवाजा जाएगा, उनको बेहतर जगह दी जाएगी। लेकिन जगह दी जाएगी एक एक एक, एक सम्मान है, या ये एक मतलब एक तरह का एहसान है। एहसान क्यों जनप्रतिनिधि एहसान का सिलसिला समझते नहीं है। लेकिन देखिए, इस वक्त जो केंद्र में शासन है वो गुजरात से आए हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री। वहाँ जनता नहीं होती, वहाँ प्रजा होती है। तो प्रजा हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान के हिंदी बेल्ट के अंदर प्रजा प्रजा नहीं, यहाँ पर जनता का सिलसिला होता है कि जनता वोट करती है और वो मालिक होती है और जनार्दन होती है। लेकिन यहाँ अभी कुछ बड़ा कठिन लग रहा है काम जी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने शायद आपने ध्यान दिया है या नहीं, भाजपा का जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है ग्रुप में आई, उनका जो प्रेस नोट है उसमें, और जो आज अखबार भी लिख रहे हैं, मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत उप मुख्यमंत्री, ये शायद देखिए, पहले कभी देखने को नहीं मिला। तो ये मनोनीत मुख्यमंत्री, और ये जो डबल इंजन की बात की जा रही थी, ये क्या बाकी डबल इंजन है या सिंगल इंजन में सारे डब्बे ही लगेंगे? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये डब्बे ही हैं। निश्चित रूप से इस बात पे तो ऐतराज तत्काल भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नेतृत्व को करना चाहिए कि आप मनोनीत कैसे कह रहे हैं, सब निर्वाचित है। निर्वाचित मुख्यमंत्री ने अपने 2 उप मुख्यमंत्री तय किए हैं, वो आपने तय नहीं किए हैं। वो ये आप अनुमति दे रहे हैं केंद्र को कि आप आके हमारे ऊपर रूल कीजिए। ये एक, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिलसिला बन रहा है यहाँ पर पार्लियामेंट संसदीय सरकार का सिलसिला नहीं है। हमने जनता ने चुना विधायक है, और विधायकों का जो नेता होगा वो मुख्यमंत्री होगा। और मुख्यमंत्री चाहेगा कि अपनी कैबिनेट कैसे बनाए, अपना मंत्रिमंडल कैसे बनाए, वो तय करेगा। ये अनुमति ले रहे हैं और मनोनीत कह रहे हैं, ये तो निहायत ही मतलब मजाक है। ये जिस तरीके से परिभाषाओं के साथ में और कामों के साथ में की जा रही, इस पे ऐतराज नहीं कर रहा है ऐसा बड़ा राष्ट्रीय दल, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल कहता है, वो दल बोल नहीं रहा है कि ये क्या हो रहा है, या उनको ये पता नहीं है कि मनोनीत का मतलब क्या होता है, निर्वाचित का मतलब क्या होता है। और ये सारे लोग मतलब इस पे खामोश बैठे हैं। वसुंधरा जी भी नहीं बोल रही हैं चौहान साहब भी नहीं बोल रहे हैं, दूसरे लोग भी नहीं बोल रहे हैं, जो राज्यसभा में या लोकसभा में जो सांसद बैठे हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं, पराजित सांसद है वो भी नहीं बोल रहे यहाँ पर, और जो विजयी हो गए वो भी नहीं बोल रहे। तो एक ऐसी खामोशी है कि बड़ा आश्चर्यजनक है जी। अबे बात छत्रपों की हो रही थी कि वसुंधरा राजे ठीक है, उसके अलावा भी कई दावेदार थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे, बड़े बड़े नाम हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, ये सिर्फ वसुंधरा राजे के लिए है, या बाकी जो दूसरे भी नेता है केंद्र में मंत्री बन के बैठे हैं, या उनके लिए भी कोई संदेश है कि उनको भी अब समझ जाना चाहिए और परिवर्तन का दौर शायद नीचे तक चलेगा? देखिए नवीन जी, जहाँ जो लोग केंद्र में मंत्री बन के बैठे हैं उनको तो कोई चिंता का विषय है नहीं, क्योंकि उनको तो सम्मान मिला हुआ है। मैं वैसी भाषा नहीं बोलूंगा जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते रहे हैं। उनको तो सम्मान मिला हुआ है, तो वो क्यों उस पर ऐतराज करेंगे। लेकिन जो लोग राजनीति की समझ रखते हैं, प्रजातंत्र की समझ रखते हैं, और प्रजातंत्र के रक्षक के रूप में अपने आप को पेश करना चाहते हैं, उन पर निश्चित रूप से इसका फर्क पड़ेगा। और वो सोचेंगे कि आज ये वसुंधरा जी के संदर्भ में, या राजस्थान के मुख्यमंत्री के संदर्भ में, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदर्भ में, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के संदर्भ में हुआ है, कल वो किसी के साथ में भी हो सकता है। और ये परंपरा नहीं चलनी चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। निर्वाचित लोगों में ये हो सकता है कि आपका संगठन सजेस्ट करे और उसके बाद में आपके सामने पेश करे कि आप इनके साथ में अगर किसी को, जैसे कि राजनाथ सिंह जी ने पूछा कोई और भी नाम है क्या, तो उस पर जो जुबान बंद हो गई, जो बाहर चालू थी वो जुबानें सारी बंद हो गई, किसी ने नहीं कहा कि और भी नाम है। मैंने देखा कि जब जनता पार्टी के वक्त की बात है, भैरव सिंह जी शेखावत और
ललित किशोर चतुर्वेदी में मुकाबला होने की संभावना थी, तो उसी तरीके से बड़ा जल्दी से वो करके और हटा दिया। वैसा ही दृश्य मुझे यहाँ भी लगा कि जब आपने राजनाथ सिंह जब तब पूछ रहे हैं जब नाम पर्ची खुल गई है, जब ये एक पूरे देश में ये मैसेज चला गया है कि मुख्यमंत्रियों का मनोनयन, निर्वाचन नहीं, मनोनयन केंद्र सरकार के माध्यम से होगा, तो उसके बाद में कौन बोलेगा? जिनको जो जो प्रत्याशी टिकट लेने के लिए, जो उम्मीदवार टिकट लेने के लिए चक्कर लगा रहे थे, जब वो निर्वाचित होके आ गए तो उसके बाद में वो कैसे इस पर आवाज उठा सकते हैं? यानी कि उन्होंने अपने आप को, अपनी अपनी प्रजातांत्रिक स्थिति को बिल्कुल समर्पित कर दिया राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने, केंद्रीय नेतृत्व के सामने। ये उसी का परिणाम है। और वो अब क्या, ओम माथुर कहाँ रहेंगे, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। अगर वो भी एक उम्मीदवार थे, उनके बारे में कहा था, राज्यवर्धन सिंह कहाँ रहेंगे, वो भी एक उम्मीदवार थे। बहुत सारे लोगों के नाम हैं जिनको कि मैं यहाँ क्या कोट करूं। तो सब लोग अपनी अपनी रेस में लगे हुए थे कि हमें शायद ये दायित्व मिलेगा, हमें शायद, लेकिन दायित्व जिनको भी मिला है उनको अचानक मिला है और मनोनयन का मिला है, निर्वाचन का नहीं मिला है। ये जिस तरह का प्रेस नोट आप बता रहे हैं, इसका मतलब यही है, या तो इसको सुधारना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर कि हम लोग अब यही व्यवस्था रखेंगे। कोई कह सकता है कि कांग्रेस में भी तो ऐसा ही होता था, तो कांग्रेस में होता था, उसी को बदलने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, जो चाल चरित्र चेहरा बदल रही थी। न चाल बदली, न चेहरा बदला, न चरित्र बदला, वो एक मुखी हो गया एक तरफ से। अब सब कुछ जो कुछ जाना जाता है वो श्री नरेंद्र मोदी साहब के माध्यम से जाना जाता है। ये भी नहीं जाना जाता कि नड्डा साहब ने कुछ कहा, यह भी नहीं जाना जाता कि हमारे गृह मंत्री ने कुछ कहा, यही जाना जाता है कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा और ये सब कुछ। तो ये स्थितियां मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और इस पर ऐतराज किया जाना चाहिए और इसमें सुधार की बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही अपने अंदर की जानी चाहिए। मैं किसी बगावत की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये तो सुधारना चाहिए कि हमारे जो जनतांत्रिक अधिकार हैं उनकी रक्षा तो करे। जब आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते, तो जनता की रक्षा आप क्या करेंगे? इसलिए मैंने कहा कि गुजरात में तो प्रजा कहा जाता है, लेकिन बाकी देश में कोई प्रजा थोड़ी है। बाकी देश में सारी जनता है जो वोट देती है, जो इलेक्ट करवाती है या पराजित करती है। तो ऐसे में इस बात पे गौर करने की जरूरत है। ये संकट बड़ा भारी है और इस पे देश के सभी लोगों को सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में, कि अनजाने में क्या क्या शक्ल बन रही है। क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कोई सिलसिला बनने जा रहा है? ये इस तरीके से जो बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव तो अच्छे संकेत नहीं है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। राजस्थान की राजनीति में जो परिवर्तन की बात थी वो सबसे बड़ा परिवर्तन हो गया। वसुंधरा राजे की जगह अब दूसरा दौर शुरू हो चुका है, कम से कम सत्ता और संगठन में दोनों जगह पे जो नजर आ रहा है। वसुंधरा राजे के समर्थक बड़ी संख्या में जीते हैं, कई वरिष्ठ विधायक है, मंत्री रह चुके हैं, और अब मंत्रिमंडल का जब गठन होगा तो क्या वो सिलसिला, जैसी की आशंका जताई जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि क्या वो सिलसिला वसुंधरा राजे के समर्थकों के साथ भी वही अंजाम होगा जो वसुंधरा राजे का हुआ है, या उन्हें भी कोई मौका मिलेगा अब आगे? देखिए, एक बात तो तय है, जिस तरह का दृश्य बन रहा है पूरे राजस्थान के इसमें, कि जिन लोगों ने बहुत मुखर होकर के अपनी पसंद का इजहार कर दिया था, उनको हो सकता है रिजेक्शन का सामना करना पड़े। उनके लिए सिचुएशन ऐसी बना दी जाए कि वो कुछ आवाज भी ना निकाल सके। क्योंकि जयपुर से तीन तीन विधायक जो हैं इस वक्त अपनी पूरी हैसियत में है। एक उप मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री स्वयं हैं, उसके बाद में बैरवा जो दूदू के हैं वो भी जयपुर उसके जिले में ही आते हैं या जयपुर संभाग में ही आते हैं। तो यहाँ से अब जो और वरिष्ठ लोग यहाँ पर जयपुर में अंदाज लगाए बैठे थे कि हमें शायद मौका मिलेगा, तो वो उनको कहाँ से मिलने की संभावना है? मालवीय नगर से कालीचरण सराफ बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? या नए हैं गोपाल शर्मा जो सिविल लाइन से चुने गए हैं, उनको क्या मिलेगा? एक ही जगह से अगर हो गया तो फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हैं पूरे राजस्थान में, जिस तरीके से विभिन्न जातियों को और संप्रदायों के लेकर के एक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि जिले के या संभाग के रिप्रेजेंटेटिव हों, वो कैसे होगा? या फिर बिल्कुल आप जैसी फौज खड़ी कर देंगे उस फौज को स्वीकार करके और बाकी लोग खामोश बने रहेंगे? ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो
इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतना सहज रूप से मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। कुल 30 मंत्रियों की जगह है इस मंत्रिपरिषद में। तो इस मंत्रिपरिषद में 30 में से अगर 3-4 लोग एक जगह से ही हो गए तो बाकी लोगों को कहाँ मिलेगा? और 3-4 अगर में से अगर एक जमात के लोग हैं तो उनको कैसे मिलेगा? अगर मुख्यमंत्री हमारे ब्राह्मण वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का क्या होगा? वो भी तो अपनी हैसियत के साथ में विधानसभा में मौजूद है, उनका कुछ होगा या नहीं होगा? अब बाकी लोग इस तरीके से राजपूत समाज में, जाट समाज में, मीणा समाज में करुणलाल मीणा को क्या मिलेगा? ये सारा ये देखिए, अगर उस तरीके से बात बनी तो बड़ा बड़ा सोचने का सिलसिला बनता है। और फिर मेरा ख्याल है कि आला कमान सोच रहा होगा, नहीं सोचेगा तो अपने आप ये एक संकट की चीजें बनेंगी जिनको कि नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। अनुभव यही कहता है जी। जातिगत समीकरण की बात हो रही है तो जातिगत समीकरण जैसा कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, मध्य प्रदेश में ओबीसी को बनाया, तो फिर इसलिए राजस्थान के अंदर अपर कास्ट से ले लिया गया, ब्राह्मण से ले लिया गया। लेकिन ये जातिगत समीकरण की बात सिर्फ वही नहीं है। जातिगत समीकरण की बात जब राजस्थान में मंत्री बनने में आएगी तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नंबर तो यहाँ से कटा। बिल्कुल, वो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर जाति वाला सिलसिला चला तो कितने आप एक उप मुख्यमंत्री के साथ में दूसरा उप मुख्यमंत्री कैसे लेंगे? हाँ, तो यही जोधपुर का हाल होगा, यही बीकानेर का हाल होगा, हर जगह से ही सारे सिलसिले बनेंगे। विभिन्न नाम है, जो नए नाम भी हैं और पुराने नाम भी है। नयों को की अपेक्षा है कि उनको कुछ मिलेगा शायद, क्योंकि आलाकमान बिगैर किसी घोषणा के कुछ भी कर सकता है। तो नयों के साथ साथ में पुराने सोच रहे कि हमारा क्या होगा। हमने बहुत बोला था कि साहब इस तरीके से हमारा लीडर वो बनना चाहिए जिसने हमारे साथ में काम किया, जो आगे चलता रहा। लेकिन ये बड़ा परेशान करने वाला विषय है। और साथ साथ में जो वादे आपने किए थे, जो तत्काल आपको भुगतान करने हैं, मोदी जी की गारंटी, जहां आपने पिछली सरकार की गारंटियों को निरस्त करके अपनी गारंटियां जारी की थी, उनका क्या होगा? जो 23 संकल्प किया था उनका क्या होगा? उनको कैसे पूरे किए जाएंगे? इन सब बातों पर भी चर्चा होगी और उनको रिप्रेजेंटेशन के साथ में चर्चा होगी। ईआरसीपी का क्या होगा? वो जो मुद्दा बना हुआ था उसको कौन पूरा करेगा? क्या उसको उसको अनदेखी की जा सकती है? उस जिले के लोगों की अनदेखी की जा सकती है? उनको मंत्रिमंडल में शामिल किए भी अगर आगे बढ़ा जा सकता है? मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल काम है। आपने वादों की बात छेड़ी तो वादे तो दो जो तत्काल होने वाले हैं, 450 रुपए का गैस सिलेंडर होना है और पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होनी है। ये तो तत्काल प्रभाव से होना और बड़ी चुनौती होगी। यही मैं सोच रहा था कि मेरा ख्याल है कि जैसे ही मुख्यमंत्री अपना अपना कल ये जो क्या कहते हैं, जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, वो जब पूरा कर लेंगे तो उसके तो या तो उसी के वक्त में कहेंगे कि साहब कल से हम ऐसा करेंगे, या प्रधानमंत्री से कहलवा देंगे। प्रधानमंत्री चूंकि मुख्य अतिथि बन के आ रहे हैं तो उनसे कहलवा दे कि मैंने जो गारंटियां दी थी वो पूरी होने जा रही हैं आज की आज। आप गिनती गिने, जैसे पहले गिनती गिनवाते थे विपक्ष के लोग कि 1 2 3 में किसान कर्जा माफ होगा, उस तरीके से आप भी गिनवा दीजिए और कर दीजिए, देखें माफ। जो कुछ करना है आपको, पेट्रोल सस्ता, डीजल सस्ता, ये क्या कहते हैं, उसके साथ साथ में ये महिलाओं को जो कुछ देना है आपको, वो सब जितनी भी गारंटियां हैं उन पे कुछ ना कुछ घोषणाएं कल हो जानी चाहिए उस तरीके से ना। लेकिन लेट अस अपने को इंतजार करना चाहिए वो उसमें क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, परिवर्तन वाली बात चल रही थी, 7 सांसदों को भी टिकट दिए गए थे, 3 तो जो हार गए, शायद अब उनको तो लोकसभा में मौका नहीं मिलेगा। जो 4 जीत गए हैं उनमें भी पता नहीं पार्टी क्या करती है। तो ये परिवर्तन तो सांसदों के स्तर पर भी दिख रहा है। तो जो मंत्री बचे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं या कैलाश चौधरी हैं या अर्जुन राम मेघवाल हैं, तो क्या परिवर्तन का असर कहीं उन पर भी पड़ेगा? देखिए, ये जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। और तकलीफ इस बात की है कि इनमें किसी को भी अगर नागवार गुजरे तो वो भूलता नहीं है। ये अटल जी के वक्त में तो बिल्कुल भूलने का सिलसिला था और हमने बहुत कुछ देखा है। और जो लोग अटल जी के मंत्रिमंडल के साथ में या उसके बाद में किसी नाराजगी पे बोलते थे और अलग होने की बात भी करते थे, तो सारा सिलसिला बनता था।
वो अब तो शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब आपको अगर ना इत्तेफाकी है तो आप जो कुछ है वो आपके संगठन की मेहरबानी से है, या संगठन को जो लोग संचालित कर रहे हैं उनकी मेहरबानी से है। आपको डेमोक्रेसी में आपके अपने अधिकार जो आपने समर्पित किए कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, देश की संप्रभुता के अलावा, वो आप अपने दल को समर्पित कर दिए हैं। दल जो आपको कहता है उसी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, उसी के मुताबिक काम करना पड़ेगा, अगर दल के माध्यम से आपको कोई लाभ लेना है तो। अब मतलब ये दल का जो संविधान है, दल का जो नेतृत्व है, उसकी आवाज ही सबसे प्रमुख आवाज है। और इन सांसदों को जो जो पराजित हो गए हैं, ये उनका भाग्य है, यूं कहा जाएगा कि आपके भाग्य में पराजय लिखित है, इसलिए आप यहाँ बैठिए और संगठन के लिए काम कीजिए। और जिनको पारितोषिक, जिनको अच्छा उनकी परफॉर्मेंस के लिए कुछ टिकट मिलता है तो कहेंगे ये आपका पारितोषिक है, आपको आगे भी सेवा करनी है और आप 5 साल के लिए फिर से लोकसभा के लिए मैदान में उतरिए और ताकत लगाइए। ये अलग किस्म का प्रजातंत्र का स्वरूप बन रहा है, जिसमें भारतीय संविधान के अतिरिक्त पार्टी का संविधान और पार्टी का अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। और इसी को राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति कहा जा रहा है। अब ये चूंकि इतना मिक्स कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के अनुयायियों ने बोल बोल करके इन बातों को अपने आप स्वीकार किया है, तो स्वीकार किया है तो उसको मानना भी पड़ेगा। उस मानने में जो खोना है वो खोना पड़ेगा, और जो प्राप्त करने की है वो उसकी ईश्वर से वो आशा करने की जरूरत है कि वो जो चाहेगा वो होगा। बाकी नेतृत्व तो क्या करता है देखेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम शनी जी। ये जो परिवर्तन भाजपा में चल रहा है सिर्फ वसुंधरा राजे तक ही सीमित है, या छत्रपों की धड़कनें भी बढ़ी हुई है कि यदि उन्हें इस तरह से पार्टी व्यवहार कर सकती है, उन्हें पूरी तरह साइडलाइन कर सकती है, तो और भी कई क्षत्रप हैं जो मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हैं, जो केंद्र में मंत्री बन के या दूसरे पदों पर बैठे हुए हैं, उनका भी नंबर लग सकता है। लोकसभा चुनाव तक शायद हो सकता है कुछ और परिवर्तन देखने को मिले राज्य और कांग्रेस के स्तर पर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि फोर्ब्रीन राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। नमस्कार।